everyone, welcome to my study channel. Today we are going to discuss the part 3 of this chapter, Biological Classification, Class 11, and this is the topic 2.6 Virus, Viroids, Prions and Lichens. तो हम इसको हिंदी में लाइंस को अंडरस्टैंड करेंगे for the better understanding and explanation. Also we will discuss the summary. Yes. Also, we are going to discuss the summary points as well. So, let's get started. So, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि विटेकर जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके अंदर इन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का तो कोई मेंशन ही नहीं था। साथ ही साथ जो लाइकन्स थे उनका भी कोई भी मेंशन नहीं था। तो इन्होंने बोला कि हम इनके बारे में ब्रीफली इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं, वहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं किया। बहुत ही बेसिक सी चीज़ यहाँ पे लिखी है जो कि हम नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में फेस करते हैं, दैट इज़ कॉमन कोल्ड, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। तो कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। अब वायरस को कोई भी प्लेस क्यों नहीं दिया गया क्लासिफिकेशन में? बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस इज़ नॉट ट्रूली लिविंग मतलब क्योंकि वो किसी बॉडी के, सपोज ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आके वो लिविंग हो जाता है और बाहर जब तक रहे तब तक वो नॉन लिविंग रहता है। तो एक बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म ये है। तो अगर हम इसको समझें कि इनका एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही अलग टाइप का है, मतलब पहली बात तो वो नॉन सेलुलर सेल स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर सेल स्ट्रक्चर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, और साथ ही साथ इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर जाएंगे तो इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ICS, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अभी बताते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे बनाया गया है वो स्ट्रक्चर। जब भी ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो इसकी मशीनरी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब, ये थोड़ा अनक्लियर है, लेट्स जस्ट ट्राई टू फोकस। यस, तो जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी मशीनरी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। अब मशीनरी का यहाँ पे क्या मतलब? मशीनरी का यहाँ पे ये मतलब है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है प्रॉपर, वो यहाँ पे ख़राब होती है। बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, और कभी कभी क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा रेप्लिकेट कर देता है कि ये किल द होस्ट। तो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर इट्स मशीनरी। सेल को जैसा काम करना चाहिए वो वैसा नहीं कर पाता है और कई बार होस्ट को किल भी कर देता है। आप क्या बोलोगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? इसका आंसर यही है कि वो एक बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, ना तो वो लिविंग में आता है ना ही वो नॉन लिविंग में आता है। वायरस का मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब है जहर, पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब है वेनम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। तो देखिए, जो दिमित्री इवानोविस्की थे, उन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज किए कुछ ऐसे माइक्रोब्स, जिन वायरसेस का ही नाम ले रहे हैं ये, जो कि कॉज कर रहे थे टोबैको मोज़ैक डिजीज़, इसलिए इनको टोबैको मोज़ैक वायरस बोला गया। TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका डायग्राम भी ऊपर बना है, अभी दिखाएंगे। तो ये जो डिज़ीज़ थी इसकी वजह से ही जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने 1892 में आइडेंटिफाई किया वायरस को। उन्होंने ये पाया कि ये स्मॉलर थे बैक्टीरिया से स्मॉलर थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते। सपोज ये कोई बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, इसके अंदर से बैक्टीरिया डालो तो वो पास नहीं हो पाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया डालो तो वो पास नहीं हो पाता, लेकिन अगर वायरस डाल दें तो आराम से पास हो रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो यानी ये क्या है? स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा था। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो MW बिजर्निक थे, ये तो नेक्स्ट टॉपिक आए, हम ज़रा ऊपर चलते हैं।
ये जो है ये स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ैक वायरस का। टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे कैप्सिड है और ये आरएनए की चेन्स है। अभी मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, देखो। एम.डब्ल्यू. बिजर्निक जो थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया 1898 में कि जो एक्सट्रैक्ट है टोबैको मोज़ैक वायरस, मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करता है, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो कॉज करता है, उसका जो यहाँ पे जो वायरस है वो एक हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको उन्होंने न्यू पैथोजन नाम दिया वायरस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा फोकस करने की बात है कि डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नाम नहीं दिया है उसको वायरस। उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसा है जो कि बैक्टीरिया से छोटा है और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है, इसीलिए बैक्टीरिया से छोटा उसको बोले जा रहे हैं। बट बिजर्निक जी ने 1898 में, 6 साल बाद 1898 में बोला कि ये डिजीज़ कॉज करता है सभी हेल्दी प्लांट्स में, और ये पैथोजन है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजन बोलते हैं, वायरस। तो इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया, इस फ्लूइड को जो कि ऊपर मेंशन किया गया है, वायरस जिसको हम अभी बोलते हैं, लेकिन पहले वो उसको वायरस नहीं बोल दिया था, उसको पॉइजनस फ्लूइड बोल दिया था या फिर वेनम बोल दिया था। वेनम मतलब पॉइजन। अब उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कंटेजियम मतलब कंटेजियस कोई चीज़ होती है, इन्फेक्शियस। वाइवम मतलब लिविंग और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। अब W.M. स्टैनले ने 1935 में ये दिखाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि viruses could be crystallized and crystals consist of largely proteins। इन्होंने बोला कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड और वो क्रिस्टल्स लार्जली प्रोटीन्स कंसिस्ट करते हैं। They are inert outside specific host cell. Viruses are obligate parasites. Obligate parasites, और एक obligate होते हैं, एक facultative होते हैं। Obligate मतलब compulsorily parasite ही है वो कोई और नेचर शो नहीं करता है, वो पैरासिटिक ही है। इनर्ट होता है आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल और प्रोटीन का बना होता है। आगे देखते हैं। In addition to protein, virus also contain genetic material, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस की कॉम्पोजिशन में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और वो किसका बना है, प्रोटीन्स का बना है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोटीन्स है, जिसके क्रिस्टल्स निकल के आए वो प्रोटीन्स के बने हैं। आगे इन्होंने बोला कि उनका जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों डीएनए आरएनए हो। ये स्टेटमेंट ध्यान में देने वाली है। इसीलिए एक वायरस में या तो आइदर का मतलब दोनों में से एक, ऑब्वियसली, तो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। एक वायरस एक ऐसा न्यूक्लियो प्रोटीन है और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, प्रोटीन का बना है, पहले भी पढ़ा हमने, और उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। जनरल हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कि वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, दोनों को, लेकिन कैसे, अलग तरीके से। देखिए वायरस प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल जो प्लांट्स का है उसमें सिंगल, जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, हो गई, एनिमल्स की, तो या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में से कहीं पे भी नहीं आया है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में से कहीं पे भी नहीं आया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ पे इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को कैसे, कौन से प्लांट्स को और कौन सा वायरस इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पे ऐसे इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब जो बैक्टीरियल वायरसेस या फिर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कोई बैक्टीरिया सपोज बी है, उसको जो वायरस इन्फेक्ट करेगा उसको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। फेज का मतलब ऐसे होता है ख़त्म करना किसी चीज़ को, जैसे फैगोसाइटोसिस हम पढ़ते हैं, जिसमें सेल अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करना मतलब मार देना, खा लेना। अब यहाँ पे बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, कहीं पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस नहीं है। डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों में से एक होगा। दोनों साथ में कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज में भी क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। प्रोटीन कोड जो है वो कैस्पिड का बना है, और कैस्पिड जो है स्मॉल सब यूनिट्स का बना है कैप्सोमर्स का। प्रोटीन कोड कैप्सिड का बना है, और कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट्स का बना है कैप्सोमेयर्स का, जो कि प्रोटेक्ट करता है अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड को। ये जो कैप्सोमर है इनको हेलिकल स्ट्रक्चर या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म देख के अरेंज किया गया है, जो कि ऊपर वाले डायग्राम में शोन भी है। आई विल शो, दिस इज द डायग्राम ऑफ द वायरस। तो यही शो कर रहा है कि जो प्रोटीन कोड है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ये देखो, ये प्रोटीन कोड है, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ये किसका बना होगा? कैप्सोमेयर्स का बना होगा, कैप्सोमेयर्स का बना होगा। और ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड को। चलिए, प्रोटेक्ट करेगा अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड को, ये लिखा है प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये जो कैप्सोमेयर है वो हेलिकली अरेंज्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे, वेट ऐसे अरेंज्ड है। एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना के अरेंज है। अब कुछ डिजीजेस का नाम यहाँ पे दिया है जो कि वायरस कॉज करता है, ये हमें पता भी है। वो कुछ डिजीजेस का जो नाम दिया है वो है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। प्लांट्स में सिम्टम्स जो होते हैं, पर्टिकुलर डिजीज मेंशन नहीं किया लेकिन सिम्टम मेंशन किए हैं यहाँ पे, जैसे कि मोज़ैक फॉर्मेशन और लीफ रोलिंग। लीफ ऐसी होगी वो ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है एबनॉर्मली, कर्ल हो जाती है, रोल हो जाती है, येलो हो जाती है। वेन क्लियरिंग मतलब उसकी जो वेन्स हैं वो रहेंगी ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ ऐसे निशान निशान रह जाएंगे। डॉर्फिंग मतलब प्लांट छोटा ही रह जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे मेंशन किया है वायरॉइड्स के बारे में। तो इन द ईयर 1971 टीओ डाइनर जी ने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी स्मॉलर था। देखो, बैक्टीरिया से स्मॉलर आया वायरस, और वायरस से स्मॉलर आया ये वायरॉइड। और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करेगा। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़ में क्या होता है? पोटैटो ऐसे राउंड होने की जगह ऐसा हो जाता है, उसकी लीव्स भी खराब हो जाती हैं। एक होता है अर्ली स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, एक लेट, बट उसके हम ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट वॉज फाउंड इन वायरस। अब उसमें प्रोटीन कोड भी नहीं था, तो नेम दिया गया वायरॉइड। अब जो RNA है, हैंस द नेम क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें कुछ कमी थी। देखो, वायरस जैसा ही है, मतलब वायरस से छोटा है, वायरॉइड। जब कोई चीज़ किसी में कम हो तो हम लिखते हैं डिवॉइड, जैसे पढ़ा होगा डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस। वही OID यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिवॉइड मतलब कमी किसी चीज़ की। कमी किस चीज़ की है यहाँ पे?
यहाँ पे जो कमी है वो है प्रोटीन, यहाँ पे जो कमी है वो है प्रोटीन कोट की, ठीक है। तो अगर प्रोटीन कोट ही नहीं है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो जाएगा, हैंस यहाँ पे लिखा है तो हैंस फोकस करने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है प्रियॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज यानी जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, ब्रेन की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करते हैं, आगे सिग्नल पासिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, उसमें दिक्कत लाते हैं। तो प्रियॉन्स से जो है ये ब्रेन डिजीजेस हो रही थी। ये एक ऐसा इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है एजेंट से जिसमें कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होंगे। अगर ऐसे हमें नॉर्मली समझना हो तो ऐसा प्रोटीन का पी बनना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना बन के ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है इसके अंदर। एजेंट जो है बहुत ही सिमिलर है वायरसेस से, बहुत सिमिलर है वायरसेस से, लेकिन वायरस नहीं है, साइज के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो जो एजेंट्स है उसको इन्होंने प्रियॉन्स बोला, ठीक है। जो मोस्ट नोटेबल डिजीज़ है वो है BCE, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, जिसको कि मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं कैटल्स में। और इसका एक एनालॉगस वेरिएंट भी आता है CR जेकोब डिजीज़, CRD, ह्यूमंस में। दोनों ही न्यूरोलॉजिकल, जैसे कोई काउ है वो जो है उसको ब्रेन में इशू हो जाएगा, उसी तरीके से ह्यूमन को अगर ब्रेन में इशू होता है, इसी के तरीके का हुआ, बट एक ह्यूमन का अलग वेरिएंट है, एनालॉगस वेरिएंट। एनालॉगस मतलब सिमिलर वेरिएंट है। एनालॉगस वर्ड तो और भी बहुत जगह पढ़ते हैं हम बायो में। चलो अब हम मूव करते हैं लाइकन्स पे, और फिर हम समरी भी पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी से। लाइकन्स जो हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, म्यूचुअली यूजफुल होते हैं एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में। वो हमने पहले भी पढ़ा है, किसको फ़ायदा होता है कि जैसे कुछ जो है न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ को उससे प्रोटेक्शन टाइप ऑफ मिलती है, उस शेल्टर मिलता है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइट बोलते हैं। देखो, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबाइट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइट बोलते हैं। तो जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फंजाई के लिए, यही मैं बोल रही थी, एल्गी फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करती है और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स उससे एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस क्लोज एसोसिएशन की वजह से हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी लाइकन को देखते हैं तो हमें देखने में नहीं लगता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इस लाइकन के अंदर है, लेकिन है, एल्गी और फंजाई दोनों रहते हैं वहाँ पे। तो लाइकन्स बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जो एरियाज पोल्यूशन फ्री होते हैं वहीं पे लाइकन्स मिलते हैं, पॉल्यूटेड एरियाज में कभी भी लाइकन्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हम फटाफट से एक बार समरी भी कर लेते हैं इसकी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लीनियस ने लेटर इसको डिस्क्राइब किया, 2 किंगडम इन्होंने दिए, प्लांटे और एनिमेलिया। विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया का। जो मेन क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो यहाँ पे लिखा है, देखिए, और कहीं पे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को उन्होंने इंक्लूड किया किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, यानी हर जगह मौजूद होते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। हमने बाद में पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया में कि ये एडवर्स कंडीशंस में रह सकते हैं, उसी का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। किंगडम प्रोटिस्टा पे फिर हमने मूव ऑन किया, जिसमें सभी कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा से ही यूकेरियोट्स शुरू होते हैं, जिसमें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लियोनॉइड्स, लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। 1 सेकेंड। जो प्रोटिस्टा है उसको उसने डिफाइन किया, एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसका, बाकी जो मेम्ब्रेन नॉन ऑर्गेनिल्स है वो भी होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों से ही होती है। और मेंबर्स ऑफ जो किंगडम फंजाई हैं
अब फंजाई पे मूव ऑन कर लिया कि वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं स्ट्रक्चर और हैबिटेट में। हमने देखा था कैसे कुछ फंजाई तो एडिबल हैं और कुछ पॉइजनस हैं, कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ बहुत ही यूज़फुल होते हैं जैसे कि मेडिसिन में। अब देखो, ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफिटिक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है और एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगी। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज 4 क्लासेस हैं इस किंगडम की। अब प्लांटे में इन्होंने बोला, जो हमने इसमें स्किप किया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। प्लांटे में इन्होंने बोला कि सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इंक्लूड किए गए हैं इस ग्रुप के अंदर। अब देखो, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, गेमिटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशंस। ये डिलीटेड है थोड़ा सा। जो हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती हैं, वो ऑब्वियसली हम हैं किंगडम एनिमेलिया है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका वो कि होलोजोइक है। होलोजोइक यानी कि हेटरोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्टली फूड लेते हैं, प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं, होलोजोइक। अब देखो, रिप्रोड्यूस मोस्टली सेक्शुअल मोड से करते हैं। अब सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मेंशन किया एंड में, जो हमने आज पढ़ा है, वायरसेस, वायरॉइड्स एज वेल एज प्रियॉन्स भी आता है और लाइकन्स भी, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं बताए गए थे। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे और इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है विद डायग्राम्स। एक डायग्राम यहाँ पे रह गई है, एक बार डायग्राम रिव्यू कर लेते हैं। ये है बैक्टीरियोफेज, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये उसका हेड है, ये डायग्राम पूछा गया था नहीं। ये उसका हेड है, ये कॉलर है और ये शीथ है और ये टेल फाइबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर्स हैं। ये कॉलर है, ये हेड है, ये शीथ है और 6 टेल फाइबर्स हैं। ये कैप्सिड आरएनए कर लिया हमने, और कोई डायग्राम्स जो हमने ना की हो। बाकी हमने कल देखा था, ये एगैरिकस है, घर वाली मशरूम, एडिबल मशरूम, ये एस्परजिलस है और ये म्यूकर है, डंग फंजाई। और ये है पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, यूग्लेनॉइड, यूग्लिना और सबसे ऊपर वाला है डाइनोफ्लैचिलेट। डाइनोफ्लैचिलेट जिसमें फ्लैचिला एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल। ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम की पिक्चर है और ये है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। इसमें हेट्रोसिस दिखाया है और म्यूसिलेजियस शीट भी दिखाई है बाहर। ये है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स और ये थी फर्स्ट इसकी, और इसी के साथ पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। सो thanks for watching. So with this we have completed this chapter number 2 of class 11th, that is biological classification. I hope you have understood everything. Every line we have discussed in a quite brief manner, like sticking to NCERT only. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe to this channel and tell me in the comment box how you like this video. Thanks for watching. Bye bye. Take care.